डिवीजन के केस में अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करना थोड़ा सा ट्रिकी है, यानी जो उसका जनरल फार्मूला हम ड्राइव करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास क्वांटिटीज एक्स और वाई दी हुई हैं, जो ये क्वांटिटीज हैं। और हम कैलकुलेट क्या करना चाह रहे हैं, क्वांटिटीज ही कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, और वो क्वांटिटी जो है वो बराबर है एक्स डिवाइड बाई वाई के। तो इसके लिए जब हम जेड कैलकुलेट करेंगे और जेड में अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास कुछ इस तरह का रिलेशन आएगा। अगर हम z प्लस डेल्टा z कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, z प्लस माइनस डेल्टा z, ये वो क्वांटिटी है जो हमें रिक्वायर्ड है। और हम देख सकते हैं कि जो z है वो डिवीजन में है। तो इसके लिए हम यूं करेंगे कि x और उसमें अनसर्टेनिटी जो कि बराबर है x प्लस माइनस डेल्टा x के, डिवाइडेड बाई y प्लस माइनस डेल्टा y के। यहाँ पे जो ज्यादा अहम चीज है याद रखने की वो ये है कि ये जो z प्लस डेल्टा z है, ये वाली जो चीज है z प्लस डेल्टा z, ये आपको ये बता रही है कि अगर आप कोई क्वांटिटी लेते हैं, लेट्स से वो क्वांटिटी z है, और उसकी कोई वैल्यू आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आप उससे आगे z प्लस डेल्टा z और उससे पीछे यानी z माइनस डेल्टा z, ये उसमें अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो अगर आप इसको एक लाइन ड्रॉ करके समझना चाहें, तो फर्ज करें कि आपके पास ये एक लाइन है और इसके ऊपर यहाँ पे ये क्वांटिटी मौजूद है z। ये वैल्यू है जो आपने z कैलकुलेट की है। तो z प्लस डेल्टा z का मतलब ये है कि ये वैल्यू जो है ये क्या होगी इस पॉइंट पे, z प्लस डेल्टा z, यानी इस क्वांटिटी में ये जो एरर है, ये मार्जिन जो है ये किसके बराबर है, डेल्टा जी के। और इसी तरह इसके अगर आप लेफ्ट पे जाते हैं तो ये क्या होगा, z माइनस डेल्टा z, और बिल्कुल इसी तरह ये वाला जो मार्जिन है ये भी डेल्टा z के बराबर होगा। तो ये आप देखना चाह रहे हैं। तो जो z प्लस डेल्टा z है वो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी जाहिर करता है z के अंदर, और जो z माइनस डेल्टा z है ये मिनिमम अनसर्टेनिटी जाहिर करता है। अच्छा, जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे या एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर रहे थे, तो हमने सिंपली उनको मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ पे जो नोट करने की चीज है, जो ये z प्लस डेल्टा z है ये वाला, ये अनसर्टेनिटी मैक्सिमम उस वक्त होगी जब ये टर्म जो है ये हमारे पास मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम होने का मतलब ये है कि इसका जो न्यूमरेटर है ये जितना ज्यादा हम कर सकें, और जो उसका डिनोमिनेटर है वो जितना कम हम कर सकें, तो हमारे पास ये लेफ्ट साइड जो है ये मैक्सिमम आएगी। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस न्यूमरेटर को मैक्सिमम करना चाह रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, x प्लस डेल्टा x। और अगर हम डिनोमिनेटर को मिनिमम करना चाह रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, y माइनस डेल्टा y, क्योंकि डिनोमिनेटर को हम मिनिमम करना चाह रहे हैं। ठीक है। इसी तरह जब हम z माइनस डेल्टा z कैलकुलेट करेंगे तो हमें डिनोमिनेटर को मिनिमम करना पड़ेगा और न्यूमरेटर को मैक्सिमम करना पड़ेगा। इस सारी चीज बताने का मतलब ये हुआ कि ये जो अब हमारे पास डिनोमिनेटर है इसमें हम प्लस माइनस लिखने की बजाय क्या लिखेंगे, माइनस प्लस लिखेंगे। तो अब इसका मतलब ये है कि जब हम न्यूमरेटर में x प्लस डेल्टा x लेंगे तो उस वक्त डिनोमिनेटर में y माइनस डेल्टा y आ रहा होगा। और सिमिलरली जब डिनोमिनेटर में y प्लस डेल्टा y लेंगे तो न्यूमरेटर में x माइनस डेल्टा x आएगा, जो z में मिनिमम अनसर्टेनिटी को जाहिर करेगा। चलें, अब इसको सिर्फ कैलकुलेट करना रह गया है। तो हमारे पास जो मिकदार है वो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, z प्लस डेल्टा z। तो अब वो बराबर आएगी, अब इस क्वांटिटी में से, इसमें से मैं क्या करने लगा हूँ, न्यूमरेटर में से x को और डिनोमिनेटर में से y को कॉमन लेने लगा हूँ। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ये बनेगा, x डिवाइड बाई y। और अब न्यूमरेटर में हमारे पास रह जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, और डिनोमिनेटर में हमारे पास रह जाएगा 1 माइनस प्लस डेल्टा वाई बाई वाई। सही है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में मैं ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है इसको भी ऊपर न्यूमरेटर में ले जाता हूँ, तो उसकी पावर हमारे पास -1 आ जाएगी। यानी अब ये बन जाएगा x डिवाइड बाई वाई इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई
एक्स, ये टर्म मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस प्लस डेल्टा वाई बाई वाई, ये टर्म। और इस टर्म की जो पावर है वो हमारे पास क्या आएगी, -1 आएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में पावर +1 थी, तो न्यूमरेटर में इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अब हमारे पास एक और चीज़ है यहाँ पे, जो आपको शायद याद हो और जिसको आप बायोनोमियल एक्सपेंशन कहते हैं, जो मैं आपको यहाँ पे याद करा दूँ। बायोनोमियल एक्सपेंशन हमारे पास ये है, बायोनोमियल एक्सपेंशन वो ये है कि अगर हमारे पास कोई इस तरह की टर्म हो, 1 प्लस या फिर -x और उसकी पावर n हो, और हमारे पास अगर ये कंडीशन हो कि जो x है वो 1 से बहुत छोटा है, तो फिर हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, 1 ± n x प्लस माइनस सम टर्म, और फिर x² बाई 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, और इसी तरह आप इसको आगे एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये देखने की है कि जो ये क्वांटिटी x है, ये वाली, ये इस 1 के मुकाबले में बहुत छोटी होनी चाहिए, तो फिर हम ये अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। और हम इसमें यूँ भी करते हैं कि ये जो हायर टर्म्स हैं जहाँ पे x² आ गया है, तो चूंकि हमने x को बहुत कम माना है, यानी ये 1 से बहुत छोटी है, तो x² जो है, एक छोटी टर्म का जब आप, छोटे नंबर का जब आप स्क्वायर लेते हैं तो वो और ज्यादा छोटा हो जाता है, तो इसका मतलब है कि इस टर्म को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो ये जो एक्सपेंशन है, ये जनरली जो हमारे पास आती है, 1 ± x पावर n, ये इक्वल आती है 1 ± n x के। और जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे, तो इन दोनों टर्म्स में भी हमने ये कहा हुआ है कि ये जो अनसर्टेनिटी डेल्टा x और डेल्टा y है, ये चूंकि x पे डिवाइड हो रही है और ये x के मुकाबले में बहुत कम है, तो ये जो टोटल टर्म है ये 1 से बहुत कम बनती है। और जब ये 1 से बहुत कम बनती है, तो हम ये वाली एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं, जो बायोनोमियल एक्सपेंशन है। और हम इसी एक्सपेंशन को अब यूज करते हैं, तो हमारे पास ये बन जाएगा x/y, और उसके बाद इसको अब हम एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा, जब 1 को, इस फर्स्ट टर्म को एक्सपेंड करेंगे, जो ये वाली टर्म है, तो ये हमें देगी 1 ± डेल्टा x/x, और जो दूसरी टर्म है वो हमें देगी 1 माइनस प्लस, और उसके बाद अगर देखें तो हमारे पास पावर में n की जगह पे अब यहाँ पे -1 है, तो जो ये वाला n है, जो ये वाला n है यहाँ पे, इसकी जगह पे हमारे पास क्या है, -1, तो अब n की जगह पे यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -1 टाइम्स डेल्टा y/y। तो ये हमारे पास एक्सपेंशन आती है। अब हमने क्या करना है, इस दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। पहले तो आप ये देखें कि जब मैं इस -1 को प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, -1 को माइनस प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये इसको प्लस माइनस कर देगी। तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास ये जो टर्म बन जाएगी, ये बनती है इक्वल्स x/y, 1 ± डेल्टा x/x मल्टीप्लाइड बाई 1 ± डेल्टा y/y। और अब मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ, यानी इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो ये बन जाएगा 1 ± डेल्टा x/x प्लस माइनस डेल्टा y/y प्लस माइनस डेल्टा x डेल्टा y/xy, और यहाँ पे हमारी ब्रैकेट जो है वो बंद हो जाएगी। अब अगेन यहाँ पे हम अगर नोट करें, ये जो आखिरी टर्म है ये वाली, तो इसमें डेल्टा x और डेल्टा y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो
हमने कहा है कि बहुत स्मॉल क्वांटिटीज हैं, और ये डिवाइड किस पे हो रही हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटीज पे हो रही हैं, क्योंकि यही तो हमारी अप्रोक्सीमेशन थी कि डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई जो है वो एक्स और वाई के कंपैरिजन में बहुत छोटे हैं। और जब ऐसा है तो इस आखिरी टर्म को हम इग्नोर कर सकते हैं, यानी इसका रिजल्ट इतना कम आता है कि वो इन टर्म्स में जब ऐड किया जाए तो उससे खातिर खा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम ये करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो बन जाएगा एक्स बाई वाई इक्वल्स वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस माइनस प्लस माइनस। Give me a moment, my pen is not working. So plus minus, ओके, प्लस माइनस डेल्टा वाई बाई वाई। तो ये हमारे पास रिजल्ट रह जाता है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना, और ये इक्वल किसके था, ये इक्वल था जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। ठीक है। तो जो पहली बात है, अगर मैं एक्स बाई वाई को देखूं तो ये हमारे पास जेड है। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं, जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स बाई वाई प्लस माइनस एक्स बाई वाई डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस माइनस एक्स बाई वाई डेल्टा वाई बाई वाई। तो ये टर्म हमारे पास बनती है। और मैंने आपको ये बताया कि ये जो, मैंने नहीं बताया बल्कि ये हमें पता है कि ये जो एक्स बाई वाई है ये जेड के इक्वल है, क्योंकि इधर से ही तो हमने ये देखें ये स्टार्ट किया था अपने प्रॉब्लम को। तो अगर ये z के इक्वल है तो इसका मतलब है कि मैं इसकी जगह पे z लिख सकता हूँ। और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये हमारे पास बन जाएगा इक्वल्स z प्लस माइनस z डेल्टा x बाई x प्लस माइनस z डेल्टा y बाई y। और ये इक्वल था z प्लस माइनस डेल्टा z के। अब अगर हम देखें तो ये वाला जो z है लेफ्ट पे भी है और राइट पे भी है, और मैं यूं कह सकता हूं कि मैं दोनों साइड से इस इक्वेशन के z को माइनस करूं तो हमारे पास एडिटिव इनवर्स की जो प्रॉपर्टी है वो हमें क्या देगी, जीरो देगी। तो हमारे पास जो चीज़ रह जाएगी उसको मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ, वो चीज़ हमारे पास रह जाएगी, वो रह जाएगा डेल्टा z इक्वल्स z इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई। तो ये रिजल्ट हमारे पास आता है। और इस रिजल्ट में अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या आई है, ये हमारे पास एब्सल्यूट अनसर्टेनिटी आई है जब दो क्वांटिटीज आपस में डिवाइड हो रही हैं। और हम दोनों तरफ को अगेन जेड से डिवाइड कर सकते हैं, तो अब हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई। ठीक है। और ये जो डेल्टा जेड बाई जेड है ये आपको पता है कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी जो है अगर हम देखें तो जो टोटल क्वांटिटी में फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है जेड में, वो इंडिविजुअल जो हमारे पास क्वांटिटीज थी डेल्टा एक्स एक्स और वाई, उनकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के सम के बराबर है। ठीक है। जब हमने एडिशन की थी और सब्ट्रैक्शन की थी तो हमने ये देखा था कि एब्सल्यूट अनसर्टेनिटीज जो थी वो ऐड होती थी, यानी डेल्टा जेड जो है वो इक्वल था डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई के। जबकि जब आप डिवीजन करते हैं या फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखें ये मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट था हमारा ये वाला, तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज ऐड होती हैं, और जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है उनमें एब्सल्यूट अनसर्टेनिटीज ऐड होती हैं। तो यहाँ से हमारे पास नतीजा ये निकला, इसका इसका नतीजा ये निकला कि फॉर
मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन fractional uncertainties ऐड। जबकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज जो थी वो ऐड होती थी। तो हमने फार्मूलाज ड्राइव कर लिए, फार्मूलाज सेम आते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में। ये हमारे पास फार्मूला आया था मल्टीप्लिकेशन के केस में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का, और ये हमारे पास फार्मूला आया है डिवीजन के केस में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का, जो कि सेम है दोनों। तो एब्सोल्यूट फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के जो फार्मूलाज हैं वो सेम हैं, जो एब्सोल्यूट है उनके सेम नहीं है। ये हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का फार्मूला है और ये मुख्तलिफ है उस फार्मूले से जो हमने मल्टीप्लिकेशन के केस में ड्राइव किया था। चलिए मैं इसकी अब एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है मल्टीप्लिकेशन के जो हमने फार्मूलाज यूज़ किए हैं या डिवीजन के लिए। और उसके बाद इस वीडियो को हम कम से कम आज के लिए ख़त्म करेंगे। तो एग्जाम्पल एग्जाम्पल अगेन हमारे पास मैं ये लेता हूँ कि हमारे पास कोई दो क्वांटिटीज हैं। लेट मी चेंज द कलर। एग्जाम्पल्स के लिए मैं पहले कौन सा कलर ले रहा हूँ, सफ़ेद ही है। चलें, तो मैं वाइट ही यूज़ करता हूँ, लेकिन जो क्वांटिटीज़ की वैल्यू है वो मैं येलो में लेता हूँ। तो एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, डब्ल्यू बराबर है 4.52। इनफैक्ट ये वही एग्जांपल है जो बार बार ले रहा हूँ समझाने के लिए, तो एक ही एग्जांपल है लेकिन वो मुख्तलिफ केसेस में उसको यूज़ कर रहा हूँ। प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। ठीक है, ये फर्स्ट क्वांटिटी है और जो दूसरी क्वांटिटी है वो एक्स है फर्ज करें, और उसकी जो वैल्यू है वो है 2.0 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्वांटिटीज हैं और हम कैलकुलेट जो करना चाह रहे हैं, हम फाइंड करना चाह रहे हैं। फाइंड फाइंड z इक्वल्स डब्ल्यू एक्स एंड डेल्टा z। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला केस है। मल्टीप्लिकेशन वाले केस में हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का फार्मूला ड्राइव किया था, क्योंकि ये जो डेल्टा जेड है ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। लेकिन उस फार्मूला को यूज़ करने की बजाय जो ज़्यादा आसान फार्मूला है वो ये वाला है। ठीक है, क्यों ये वाला है कि हमें पता है कि जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज हैं वो सिंपली ऐड हो जाती हैं। तो हम क्या करते हैं हम ये फार्मूला यूज करके फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करते हैं और फिर दोनों तरफ को जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप देखेंगे कि हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ जाएगी। इजी ट्रिक है, क्योंकि ये फार्मूला जो है ये याद रखना आसान है। तो सबसे पहले तो हम जी को कैलकुलेट करते हैं। तो इसका जो सोल्यूशन है उसमें z जो है वो तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, जो ये क्वांटिटीज हैं ये वाली और ये वाली, इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो जब आप z को कैलकुलेट करते हैं तो वो सिंपली हमारे पास किसके बराबर है, w टाइम्स x के बराबर है। तो आप इन दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि है 4.52 मल्टीप्लाइड बाई 2.0। तो ये बन जाएगा 9.04 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स का ख्याल रखना है। अगर आप जो गिवन क्वांटिटीज हैं उनमें देखें तो इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसमें तीन हैं। तो हमने फाइनल रिजल्ट में उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने होते हैं जो लीस्ट प्रीसाइज क्वांटिटी में हो, यानी इसमें हमारे पास दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हम उन सिग्निफिकेंट फिगर्स का ख्याल रखते हुए लिख सकते हैं कि
ये जो फाइनल रिजल्ट आएगा आफ्टर सिग्निफिकेंट फिगर्स राउंडिंग ऑफ, ये बनेगा 9.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे जीरो अब इम्पोर्टेंट है क्योंकि जीरो हमें ये बता रही है कि जीरो एक सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास जेड आ जाएगा। डेल्टा जेड कैलकुलेट करने का मैंने तरीका बताया है कि आप आसानी से क्या कर सकते हैं, ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, ये वाला, डेल्टा जेड डिवाइड बाई जेड इक्वल्स डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई डिवाइड बाई वाई। ठीक है, और यहाँ से फिर दोनों साइड्स को आप मल्टीप्लाई कर दें जेड से, तो डेल्टा जेड किसके इक्वल आ जाएगा, जेड टाइम्स डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई डिवाइड बाई वाई। अब हमारे पास जो अनसर्टेनिटीज हैं, यानी डेल्टा एक्स और डेल्टा, ये रहा डेल्टा एक्स और ये रहा डेल्टा डब्ल्यू, मैंने इसको वाई कह दिया, लेट मी चेंज इट, तो ये बन जाएगा डेल्टा डब्ल्यू। तो ये वाई नहीं है, ये है डब्ल्यू, तो ये रहा डेल्टा डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। इसमें जब आप वैल्यूज पुट करते हैं डेल्टा एक्स की, डेल्टा डब्ल्यू की और एक्स और डब्ल्यू की, तो जो हमारे पास डेल्टा जेड की वैल्यू आती है फाइनल, वो आती है, लेट मी चेंज द कलर अगेन, तो जो डेल्टा जेड की वैल्यू आती है वो आती है 0.944 cm²। और यहाँ पे अगेन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं कि आपने कितने रखने हैं। तो आप देखेंगे कि जो इंडिविजुअल अनसर्टेनिटीज दी हुई थी, इसमें हमारे पास एक सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो इसका मतलब है फाइनल को जो रिजल्ट आएगा उसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। और इसको आप राउंड ऑफ करेंगे, तो लेट मी चेंज द कलर अगेन, तो इसको जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये बनेगा 0.9 cm²। अब इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट में लेट मी राइट दैट इन येलो। ओके, जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो बनेगा फाइनल रिजल्ट, वो था z प्लस माइनस डेल्टा z, तो वो हमारे पास आएगा 9.0, जो मैंने ऊपर कैलकुलेट किया है, प्लस माइनस 0.9 cm²। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा। और अगर आपने इसका डिवीजन कैलकुलेट करना होता, तो डिवीजन में भी यही होता, सिर्फ ये फर्क पड़ता कि यहाँ पे जो मैंने मल्टीप्लाई किया इन क्वांटिटीज को वो मैं डिवाइड कर देता। और अनसर्टेनिटी अमेजिंगली यही होती, क्योंकि अनसर्टेनिटीज के हमने फार्मूलाज जो हैं वो दोनों केसेस में सेम कैलकुलेट किए हैं, आई गेस सो ना। अनसर्टेनिटी जो है वो एब्सल्यूट अनसर्टेनिटीज के फार्मूलाज मुख्तलिफ हैं, जो है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी उसके फार्मूलाज ठीक है। तो इसमें कुछ फर्क आता है, लेकिन आपने बिल्कुल यही मेथड यूज करना था डिवीजन में भी, जो ऊपर मैंने फार्मूलाज कैलकुलेट किए हैं।